राधे राधे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने ही यूट्यूब चैनल सोनू सर कॉमर्स क्लासेस में। तो जैक मॉडल सेट 2024 सेशन 2023-24 क्लास 11th के लिए अकाउंटेंसी का आज आपको एमसीक्यू क्वेश्चंस, जो आपको 40 क्वेश्चंस पूछा जाएगा, वो आपको बताने जा रहे हैं। तो वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। एक एक एक्सप्लेनेशन करके आपको बताया जाएगा कि क्या आंसर होना चाहिए, क्योंकि आपको आंसर तो दिया हुआ है लेकिन आपको पता नहीं होना होगा कि वो आंसर क्यों ऐसा लिखा गया है। तो वो आपका परफेक्ट एक्सप्लेनेशन आपको करना चाहता हूँ। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो जैसा आपको क्वेश्चन में क्लास 11 का जैसे बता रहे हैं आपको कि क्लास 11 का आपको एग्ज़ाम जो है वो 27, 28 और 29 फेब को होने वाला है। तो इसके लिए जैक ने जो है मॉडल सेट आपको जारी कर दिया है 2023-24 सेशन के लिए। तो बिल्कुल ध्यान दीजिएगा। तो पहला क्वेश्चन आपको बताने जा रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन में देखिए आपको दिया गया है और आपको 1 से लेकर 40 क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा एमसीक्यू का। तो पहला क्वेश्चन पूछा गया है कि पुस्तपालन एवं लेखाकर्म की प्रथम पुस्तक कब प्रकाशित हुई, यानी व्हेन द फर्स्ट बुक ऑन बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी वाज पब्लिश्ड। ठीक है, तो ये जो बुक पब्लिश्ड हुआ था वो कब पब्लिश हुआ था? 1494, याद रखिएगा 1494, यानी 1494 हो जाएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा, एक ईयर याद रखिएगा 1494, यानी ऑप्शन ए हो जाएगा। और इससे रिलेटेड आपको कुछ फैक्ट बता रहे, जैसे आपका जो है बुक कीपिंग का, तो इस आपको इसके अलावा भी एक क्वेश्चन पूछा जा सकता था। द फादर ऑफ बुक कीपिंग आपको पूछा जा सकता है। द फादर ऑफ बुक कीपिंग, तो फादर ऑफ बुक कीपिंग जो है इसमें हो जाएगा आपका आंसर लुकास पेसियोली। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लुकास पेसियोली। हो सकता है कि आगे आपको क्वेश्चन पूछा जाए, लुकास पेसियोली हो जाएगा। ठीक है, द फादर ऑफ बुक कीपिंग इज लुकास पेसियोली। उनका जन्म कौन से ईयर में हुआ था ये भी हो सकता है पूछ ले। बॉर्न उनका हुआ था 1445 में। ठीक है, 1445 में। और वो कहाँ के रहने वाले थे? वो इटली के रहने वाले थे। ठीक है, वो कहाँ के रहने वाले थे? इटली के रहने वाले थे। इतना बस आपको याद रखना है, तो इससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, द फादर ऑफ बुक कीपिंग लुकास पेसियोली। बॉर्न उनका कहाँ हुआ था? इटली में। इटली के ही रहने वाले थे और बॉर्न उनका इटली में ही हुआ था, जन्म उनका इटली में ही हुआ था 1445 में। ये बस इतना याद रखिए। और उनका बुक पब्लिश हुआ था 1494 में। बस इतना सारा आप चीज़ याद रखिएगा तो काम आपका हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया गया है कि ₹2 लाख, यानी 2 लाख रुपए, 2 लाख रुपए मूल्य के माल के विक्रय के बाद वित्तीय वर्ष के अंत में अंतिम रहतिया का शेष 10,000 था। यह एक डैश है, यानी एट द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर आफ्टर सेल ऑफ गुड्स वर्थ ₹2 लाख देयर वाज अ क्लोजिंग स्टॉक ऑफ ₹10,000। दिस इज एन इवेंट, अ ट्रांजेक्शन एज वेल एज इवेंट, नाइदर अ ट्रांजेक्शन नॉर एन इवेंट। यानी एक घटना है, एक लेन देन है, एक लेन देन के साथ साथ एक घटना है, ना लेन देन है ना एक घटना है। तो बहुत कंफ्यूज होते हैं स्टूडेंट्स इसमें कि ये क्या करें। बहुत ही कैसा सवाल पूछ लिया गया है, बहुत समझ नहीं आ रहा है। तो इसमें जो है आपको सिंपल सा एक चीज़ सोचना है कि जब भी हम लोग गुड्स का एक्सचेंज या सर्विस इन टर्म्स ऑफ मनी अगर नहीं होता है तो उसको हम लोग ट्रांजेक्शन नहीं मानते हैं। ठीक है, बस इतना याद रखिएगा। अगर कोई गुड्स का एक्सचेंज, यानी गुड्स का कोई एक्सचेंज नहीं होता है, कोई सर्विसेज नहीं है, इन टर्म्स ऑफ मनी का बात नहीं किया गया है, तो उसको जो है हम लोग ट्रांजेक्शन नहीं मान सकते हैं। तो वो क्या होगा? हमेशा इवेंट होगा, क्योंकि इसमें अनसोल्ड गुड्स जो है, यानी क्लोजिंग स्टॉक 10,000 रुपये का बिका नहीं है। तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे? फाइनेंशियल स्टेटमेंट में एज अ करेंट एसेट्स के तौर पर दिखाएंगे इसको। ठीक है, करेंट एसेट्स के तौर पे दिखाएंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट, बैलेंस शीट में। और इसमें जो है कोई ट्रांजैक्शन तो नहीं हो रहा है, गुड्स सर्विसेज या इन टर्म्स ऑफ मनी का बात नहीं हो रहा है यहाँ पर। तो ये जो है एक इवेंट हो जाता है। ठीक है, कोई ट्रांजैक्शन नहीं होता है। तो इसके लिए सही उत्तर हो जाएगा, एक घटना है ये सिर्फ। ठीक है, एन इवेंट है, ऑप्शन नंबर ए। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा कि जो क्लोजिंग स्टॉक है वो एक अनसोल्ड गुड्स है और इसको फाइनेंशियल स्टेटमेंट में एज अ करेंट एसेट के तौर पे दिखाया जाएगा। और यहाँ पर कोई एक्सचेंज ऑफ गुड्स नहीं हो रहा है, ना ही सर्विस का बात किया जा रहा है और ना ही इन टर्म्स ऑफ मनी का हुआ है यहाँ पर। तो ये जो है एक ट्रांजैक्शन
तो हो ही नहीं सकता है, तो ये क्या हो जाएगा, एक इवेंट हो जाएगा, एक घटना है। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर, क्यों ये इवेंट है, क्यों ये ट्रांजेक्शन नहीं है। ठीक है, तो ये एक इवेंट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 के बाद क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे क्या पूछा है पहले वो समझ लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको दिया गया है कि अचल संपत्ति में सम्मिलित होते हैं, यानी फिक्स्ड एसेट्स इंक्लूड्स, यानी फिक्स्ड एसेट्स यानी अचल संपत्ति में क्या आता है, कोई फर्नीचर हो सकता है, कोई मशीनरी हो सकता है, कोई बिल्डिंग हो सकता है, जो लॉन्ग टर्म यूज़ हम लोग करते हैं। ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फिक्स्ड एसेट्स बोलते हैं। जैसे ये क्लोजिंग स्टॉक है तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, करेंट एसेट्स है ये। एडवांस यानी पेमेंट इन एडवांस जो है, जिसको हम लोग प्रीपेड भी बोलते हैं, इसको ये भी करेंट एसेट्स है। जो कैश है वो भी आपका करेंट एसेट्स है। तो फर्नीचर क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा फिक्स्ड एसेट्स यानी अचल संपत्ति है, और ये जो इतना भी बात की हम लोग चल संपत्ति था। ठीक है, तो उसका सही उत्तर हो जाएगा 3 का सी, फर्नीचर। उम्मीद है आपको एक्सप्लेनेशन समझ में आ रहा होगा, क्योंकि आपको डिटेल्स में बताने जा रहे हैं एक एक क्वेश्चन का आंसर, ताकि आपको इजीली समझ में आ जाए। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको पूछा गया निम्नलिखित में से कौन सा व्यय नहीं है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एक्सपेंसेस। तो इसमें जो है सैलरी हम लोग किसी को पे करते हैं तो वो मेरा एक्सपेंसेस है, रेंट किसी को पे करते हैं तो वो मेरा एक्सपेंसेस है, परचेज गुड्स अगर होगा तो वो मेरा एक्सपेंसेस है। लेकिन ड्राइंग्स जो है वो एक बिजनेस एक्सपेंसेस नहीं है। ठीक है, ड्राइंग जो है वो एक बिजनेस एक्सपेंसेस नहीं है। इसका मतलब क्या है कि ओनर जो है वो पैसे निकाला है बिजनेस से अपना पर्सनल काम के लिए। ठीक है, वो जो है गुड्स या कैश दोनों में से कोई भी निकाल सकता है, लेकिन वो उसका एक्सपेंसेस नहीं माना जाएगा, बिजनेस एक्सपेंसेस नहीं माना जाएगा। ठीक है, वो पर्सनल पर्पस के लिए वो पैसे या गुड्स निकाला जा सकता है। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या मानेंगे, एक्सपेंसेस नहीं मानेंगे। तो वो पूछा गया है कि कौन सा एक्सपेंसेस नहीं है, तो ये सैलरी, रेंट, परचेस तो एक्सपेंसेस है, लेकिन ड्राइंग्स जो है वो एक्सपेंसेस नहीं है। क्यों नहीं है आपको बता दिए, क्योंकि वो पर्सनल जो बिजनेस एक्सपेंसेस नहीं है, वो ओनर ने जो है कुछ पैसे निकाले हैं अपने कुछ पर्सनल काम के लिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा गया है कि एक व्यवसायी द्वारा लेखांकन के किस स्वरूप को अपनाया जाता है, विच फॉर्म ऑफ अकाउंटिंग इज एडॉप्टेड बाय अ बिजनेसमैन। बिजनेसमैन का बात किया जा रहा है, तो एक बिजनेसमैन यानी सोल प्रोप्राइटर का हम लोग बात कर सकते हैं। तो सोल प्रोप्राइटर जो है वो कौन सा अकाउंटिंग चुनता है, वो फाइनेंशियल अकाउंटिंग चुनता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा वित्तीय लेखांकन। अगर सोल प्रोप्राइटर अगर कोई है तो वो कौन सा अकाउंटिंग चुनेगा, फाइनेंशियल अकाउंटिंग चुनेगा। ठीक है, जिसमें वो ट्रेडिंग, पीएल, बैलेंस शीट, जर्नल एंट्री ये सब वो बनाएगा। ठीक है, तो उसके लिए क्या इंपॉर्टेंट है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर। उम्मीद है आपको सारे आंसर समझ में आ रहे होंगे। क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा गया है कि स्टॉक के मूल्यांकन के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है, यानी विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट विथ रिगार्ड टू वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक। यानी स्टॉक का मूल्यांकन किया जाता है। ठीक है, यानी स्टॉक इज वैल्यूड एट लागत मूल्य पर, बाजार मूल्य पर, लागत या बाजार मूल्य जो दोनों में कम हो, लागत या बाजार मूल्य जो दोनों में अधिक हो। ठीक है, तो यहाँ पर बोला गया है कि कॉस्ट प्राइस पे, मार्केट प्राइस पे, कॉस्ट प्राइस और मार्केट प्राइस विच एवर इज लोअर, कॉस्ट प्राइस और मार्केट विच एवर इज हायर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कॉस्ट प्राइस और मार्केट प्राइस विच एवर इज लोअर। ठीक है, क्यों इसको लिया जाता है, देखिए रीज़न समझ लीजिए। जैसे मान लीजिए कोई फ़ोन का दाम अगर मार्केट में 10,000 रुपया है, ठीक है ना, और हो सकता है कि उसी दिन मान लीजिए कि नहीं बिका, दूसरे दिन अगर बिकता है तो उसका हो सकता है कि वैल्यू बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है। ठीक है ना, तो उसीलिए कॉस्ट प्राइस और मार्केट प्राइस दोनों में कंपेयर किया जाएगा कि कौन सा अमाउंट कम है, उसी को हम लोग यहाँ पर क्लोजिंग स्टॉक मानेंगे। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि फ़ोन का दाम 10,000 रुपया है, ठीक है, और अगर आपको नहीं बिका और नेक्स्ट डे मान लीजिए कि 14,000 हो जाता है। ठीक है, तो अब उसमें से मेरे को चेक करना होगा कि दोनों में अमाउंट में जो है अगर हम बेचते हैं तो उन दोनों में जो है कौन सा अमाउंट कम है, यानी विच एवर इज लोअर देखा जाता है। ठीक है, कॉस्ट प्राइस या मार्केट प्राइस का। तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा स्टॉक इज वैल्यूड एट कॉस्ट प्राइस और मार्केट प्राइस विच एवर इज लोअर, यानी लागत या बाजार मूल्य जो दोनों में कम हो वही क्लोजिंग स्टॉक माना जाएगा। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा गया है कि सतत व्यवसाय अवधारणा के अनुसार व्यावसायिक इकाई चालू रहेगी, यानी अकॉर्डिंग टू गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट द बिजनेस एंटिटी विल कंटिन्यू टू एग्जिस्ट, यानी अनिश्चित काल तक के लिए
इंडेफिनिटली और परमानेंटली, और यहाँ पर लिखा है अस्थायी रूप से, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो है सही आंसर इसका हो जाएगा आपका यहाँ पर अनिश्चित काल तक के लिए, ठीक है ना। तो गोइंग कंसर्न यानी वो चलता ही रहेगा, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, यानी करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, क्वेश्चन नंबर 7 का। क्वेश्चन नंबर 7 के बाद क्वेश्चन नंबर 8 में आपको क्या पूछा गया है वो देख लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा गया है कि दोहरा लेखा प्रणाली के जनक लुकास पेसियोली निवासी थे। तो आपको पहले ही हम समझाए थे, तो वो जो निवासी थे वो कहाँ के थे, यानी फादर ऑफ बुक कीपिंग बताए थे, लुकास पेसियोली है, उनका बॉर्न हुआ था 1445 में, कहाँ, इटली, यानी वो रहने वाले भी इटली के थे, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इटली के, ठीक है। दोहरा लेखा प्रणाली के जनक लुकास पेसियोली निवासी थे इटली के, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 में आपको पूछा गया कि दोहरा लेखा प्रणाली में प्रत्येक सौदे के पहलू यानी पक्ष होते हैं। इन डबल एंट्री सिस्टम एवरी ट्रांजेक्शन हैज़ डैश आस्पेक्ट्स, यानी दोहरा लेखा प्रणाली यानी एक अगर डेबिट होता है तो दूसरा क्रेडिट होता है, इसका मतलब दो आस्पेक्ट होंगे, तो यानी हो जाएगा 2, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, डेबिट और क्रेडिट, ठीक है। तो 2 आस्पेक्ट्स होते हैं यानी 2 पक्ष होते हैं इसके, डेबिट और क्रेडिट का। आगे हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में आपको क्या लिखा गया है कि लेखांकन में नकदी आधार के अंतर्गत व्ययों का लेखा किया जाता है। अंडर द कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग एक्सपेंसेस आर रिकॉर्डेड, याद रखिएगा कैश बेसिस बोला है, ठीक है, यानी नकदी आधार बोला गया है, ठीक है। कैश बेसिस पे क्या होता है, यानी भुगतान किए जाने पर, व्यय देय होने पर, माल का विक्रय होने पर, इनमें से कोई नहीं। ऑन पेमेंट, ऑन बीइंग इनकर्ड, ऑन गुड्स सेल, ऑन नन ऑफ दीज। तो इसका ऑन अंडर कैश बेसिस अगर बोलता है तो जब पेमेंट होगा यानी भुगतान किए जाने पर ही उसका रिकॉर्ड किया जाएगा। एक्सपेंसेस आर रिकॉर्डेड ऑन पेमेंट यानी भुगतान किए जाने पर, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। लेकिन यहीं पर अगर एक्रूअल बेसिस लिखा रहता तो इसका मतलब हो जाता है व्हेन दे इनकर्ड, यानी ऑन बिंग ऑन दे, जब वो दे होने पर, ठीक है ना, और व्हेन दे इनकर्ड जब वो होगा तब लिखेंगे उसका, ठीक है। एक्रूअल बेसिस पे जब एंट्री करना होता तो यहाँ पर अगर एक्रूअल बेसिस अगर दिया रहता तो वहाँ पर हो जाता व्हेन दे आर इनकर्ड, जब वो दे होगा तब। तो ये लेकिन यहाँ पर कैश बेसिस दिया गया तो क्या हो जाएगा, ऑन पेमेंट, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 में दिया गया है कि मशीन का नकदी क्रय यानी परचेज ऑफ मशीन फॉर कैश, अगर हम लोग मशीन खरीदते हैं, मशीन की नकदी क्रय अगर होता है तो कुल संपत्तियों को घटाता है, यानी डिक्रीज इन टोटल एसेट्स, कुल संपत्तियों में कोई परिवर्तन नहीं करता, कीप टोटल एसेट्स अनचेंज्ड। कुल संपत्तियों में वृद्धि करता है, इंक्रीज इन टोटल एसेट्स, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखिए अगर मशीन अगर हम लोग खरीदते हैं तो मशीन परचेज होगा तो मशीन अकाउंट डेबिट टू कैश होगा, मशीन अकाउंट डेबिट टू कैश हो जाएगा इसका एंट्री। मान लीजिए कुछ भी प्राइस था मशीन का, 50,000 रुपये दाम था, ठीक है। तो मशीन जो है वो 50,000 से डेबिट किया गया मतलब प्लस किया गया, और जो कैश है वो 50,000 से माइनस किया गया होगा, यानी कैश आपका जो भी था वो कम हो गया होगा और मशीन जो था उसका वैल्यू बढ़ गया होगा, यानी प्लस माइनस अगर करेंगे तो कोई इसका इफेक्ट पड़ेगा, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, यानी टोटल एसेट्स आपका जितना है उतना ही रहेगा। तो यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा कि टोटल एसेट्स अनचेंज्ड, यानी कुल संपत्तियों में कोई परिवर्तन नहीं करता है, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर 12वें नंबर प्रश्न पर देख लेते हैं। डेबिट इनमें से क्या संकेत देता है, डेबिट जो है यानी डेबिट इंडिकेट्स विच ऑफ द फॉलोइंग, तो संपत्ति में वृद्धि यानी इंक्रीज इन एसेट्स, दायित्वों में कमी मतलब डिक्रीज इन लायबिलिटीज, और कुछ ऑप्शंस दिया गया है डिक्रीज इन कैपिटल, पूंजी में कमी, या ये सभी, ऑल ऑफ दीज। तो इसका जो है इसको हम लोग पहले समझते हैं कि अगर डेबिट इनमें से क्या संकेत देता है। तो अगर कोई भी हम डेबिट करते हैं तो डेबिट क्या करता है, वो एसेट्स को बढ़ा देता है, जैसा भी बताया कि मशीनरी को डेबिट किया तो मेरा एसेट्स को बढ़ा दिया गया, ठीक है, इंक्रीज इन एसेट्स। लेकिन मेरा क्या करता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी वो घटाता है। तो वो डेबिट का मतलब क्या होता है कि वो लाइबिलिटीज़ को घटाता भी है, दायित्वों में कमी भी करता है और कैपिटल में भी कमी करता है, याद रखिएगा। डेबिट इंडिकेट्स जो है वो इंक्रीज इन एसेट्स भी होता है, यानी संपत्ति में वृद्धि होता है, डिक्रीज इन लाइबिलिटी यानी दायित्व में कमी भी होता है, और
पूंजी में भी कमी होता है, डिक्रीज इन कैपिटल, यानी ये सभी, इसका सही उत्तर हो जाएगा ये सभी, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 में पूछा गया है कि अव्यक्तिगत खाते को वर्गीकृत किया जा सकता है, यानी इम्पर्सनल अकाउंट। तो जैसे अकाउंट जो होगा आपका, जो अकाउंट है उसमें एक आता है पर्सनल अकाउंट और एक होता है इम्पर्सनल अकाउंट। एक हो गया आपका पर्सनल अकाउंट और एक हो गया इम्पर्सनल अकाउंट। ठीक है। तो पर्सनल अकाउंट को भी अब 3 कैटेगरी में बांटा जाता है। अगर पूछ लेता कि पर्सनल अकाउंट को कितने कैटेगरी में बांटा गया है, तो एक होता है नेचुरल पर्सनल अकाउंट, एक होता है आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट और एक होता है रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट होता है। ठीक है। अगर इम्पर्सनल का बात करें तो इसको 2 कैटेगरी में बांटा गया है, एक होता है रियल अकाउंट और एक होता है नॉमिनल अकाउंट। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। पर्सनल अकाउंट को जो है वो 2 कैटेगरी में बांटा गया, पर्सनल अकाउंट और इम्पर्सनल। पर्सनल को 3 कैटेगरी में बांटा गया, नेचुरल पर्सनल, आर्टिफिशियल और रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। इम्पर्सनल को अब बांटा गया है 2 कैटेगरी में, एक रियल अकाउंट और एक नॉमिनल अकाउंट में बांटा गया। ठीक है। तो यहाँ पर वही पूछा है आपको कि इम्पर्सनल अकाउंट में भी क्लासिफाइड इनटू 2 पार्ट्स, और 2 पार्ट्स कौन सा है, रियल और नॉमिनल। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा 13 का। 14 नंबर में पूछा गया है कि स्वामी का खाता डैश खाता है, यानी प्रोप्राइटर्स अकाउंट इज डैश अकाउंट। तो प्रोप्राइटर जो है कोई पर्सन है, तो इसीलिए वो पर्सनल अकाउंट हो जाएगा। ठीक है। रियल अकाउंट तो एसेट से संबंधित होता है, नाम मात्र, यानी नॉमिनल जो है एक्सपेंसेस और इनकम से संबंधित होता है, और पर्सनल कोई व्यक्ति समूह से संबंधित होता है, यानी कोई पर्सन से रिलेटेड होता है। ठीक है। तो इसको बोलेंगे व्यक्तिगत खाता यानी पर्सनल अकाउंट। इनमें से कोई नहीं ऑप्शन नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा पर्सनल अकाउंट। 14 नंबर प्रश्न तक हम लोग सॉल्व कर लिए। अब 15 नंबर प्रश्न पूछा गया है कि मुन्ना को नगद बेचे गए माल के लिए डेबिट किया जाता है, अ सेल ऑफ गुड्स टू मुन्ना फॉर कैश। अगर हम लोग मुन्ना को सामान बेचते हैं कैश में, तो उसका हम लोग एंट्री क्या करेंगे, उसका एंट्री हम लोग करेंगे कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। सामान बेच दिया मुन्ना को और उससे पैसा मिल गया, तो कैश अकाउंट डेबिट करेंगे और टू सेल्स अकाउंट करेंगे। ठीक है। जितना का भी सामान बेचा गया, यहाँ प्राइस तो नहीं दिया गया, तो इसमें पूछा गया है कि अ सेल ऑफ गुड्स टू मुन्ना फॉर कैश इज डेबिटेड टू, यानी किसको डेबिट किया जाएगा, यानी कैश को डेबिट किया जाएगा। तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा रोकड़ खाता। ठीक है। मुन्ना को नगद बेचे गए माल के लिए डेबिट किया जाता है, किसे डेबिट किया जाता है, कैश अकाउंट को। ठीक है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 16 नंबर प्रश्न पूछा गया है कि व्यक्तिगत खाता का संबंध है, यानी पर्सनल अकाउंट इज रिलेटेड टू। जैसा भी आपको बताया कि पर्सनल अकाउंट जो संबंधित होता है वो कोई पर्सन से संबंधित होता है, यानी कस्टमर और क्रेडिटर से संबंधित होगा। ठीक है ना। एसेट्स एंड लाइबिलिटीज से नहीं होगा, एक्सपेंसेस एंड लॉसेस से नहीं होगा, या नन ऑफ दिस भी नहीं होगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, कस्टमर एंड क्रेडिटर्स, यानी ग्राहक एवं लेनदारों से। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आगे हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 में, यानी जर्नल तैयार करते समय उसमें कितने खाने बनाए जाते हैं, यानी हाउ मेनी कॉलम्स आर मेड वाइल प्रिपेयरिंग अ जर्नल। अगर आप जर्नल का कॉलम बनाते हैं तो जर्नल में पहला कॉलम क्या होता है, डेट का होता है। ठीक है। डेट के बाद आप क्या लिखते हैं, पार्टिकुलर्स लिखते हैं, यानी उसका विवरण देते हैं। पार्टिकुलर्स के बाद आप क्या लिखते हैं, लेजर फोलियो यानी LF लिखते हैं। फिर अमाउंट डेबिट के लिए और एक अमाउंट क्रेडिट के लिए, टोटल 5 कॉलम बनाते हैं। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। इसका ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर हो जाएगा 17 नंबर का। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 17 नंबर के बाद हम लोग 18 नंबर प्रश्न देखते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन में आपको पूछा गया है कि अवास्तविक खाते में डेबिट शेष प्रदर्शित करता है, यानी डेबिट बैलेंस इज नॉमिनल, डेबिट बैलेंस इन नॉमिनल अकाउंट शोज। जो नॉमिनल अकाउंट होता है, 3 अकाउंट होता है, एक पर्सनल अकाउंट होता है, एक रियल अकाउंट होता है और एक नॉमिनल अकाउंट होता है। ठीक है। तो नॉमिनल अकाउंट का डेबिट का मतलब होता है एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, और क्रेडिट का मतलब होता है इनकम एंड गेन्स होता है। ठीक है। तो नॉमिनल अकाउंट में जो है यहाँ पर क्या बताया गया है, एक्सपेंसेस दिया गया है, इनकम दिया गया, एसेट दिया, नन ऑफ दिस। तो यहाँ पर नॉमिनल अकाउंट का अगर डेबिट पूछ रहा है तो उसमें एक्सपेंसेस हो जाएगा, अगर क्रेडिट पूछा जाता तो इनकम हो जाता। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक्सपेंसेस, यानी ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा 18 का। 19वें नंबर प्रश्न में पूछा गया है कि अंतरराज्यीय लेन देन की दशा में कर लगाया जाता है इन केस ऑफ इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन। इंटर स्टेट मतलब एक ही स्टेट में। ठीक है। अंतरराज्यीय लेन देन एक दशा में कर लगाया जाता है।
ठीक है, अंतर्राज्यीय में मतलब यहाँ पर बोला जा रहा है कि एक इंटर स्टेट का मतलब होता है एक राज्य से दूसरे राज्य में। इसका मतलब क्या होता है, एक राज्य से, अंतर्राज्य का मतलब क्या होता है, एक राज्य से दूसरे राज्य में, ठीक है। तो उसको में कौन सा जीएसटी लगता है, आईजीएसटी लगता है, ठीक है, इंटीग्रेटेड जीएसटी जिसको हम लोग बोलते हैं, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स, यानी इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन बोलते हैं उसको। इंटर स्टेट जो ट्रांजेक्शन होता है, यानी एक राज्य से दूसरे राज्य में अगर कोई सामान जाता है, जैसे मान लीजिए झारखंड से अगर वो यूपी जाता है, तो इसमें जो टैक्स लगेगा उसको बोलेंगे आईजीएसटी बोलेंगे, ठीक है, अंतर्राज्यीय लेन देन होता है, ठीक है। सीजीएसटी मतलब सेंट्रल और एसजीएसटी जो है जिस स्टेट में बेचा जा रहा है और दूसरे स्टेट में अगर है तो उसमें भी आपका सीजीएसटी और एसजीएसटी दोनों लगता है। और यूटीजीएसटी जो लगता है वो आपका जैसे दिल्ली हो गया जो केंद्र शासित जो प्रदेश है, जैसे आपका जम्मू एंड कश्मीर हो गया, तो इसमें आपका यूटीजीएसटी लगता है, ठीक है ना। तो आईजीएसटी हो जाएगा आपका जो एक राज्य से दूसरे राज्य में अगर सामान को अगर भेजा जाता है तो उसमें जो टैक्स लगता है तो उसको बोलते हैं आईजीएसटी। उम्मीद है आपको समझ में आएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। 20वें नंबर प्रश्न पूछा गया खाता बही क्या है, यानी व्हाट इज लेजर। तो लेजर जो है वो प्रधान बही है, ठीक है, यानी प्रिंसिपल ऑफ बुक्स है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 20 का। खाता बही क्या है, प्रधान बही है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा इसका। 21वें नंबर प्रश्न में पूछा गया है कि ऋणी तथा धनी मदों को रोजना मचा में उनके खातों में खाता बही में हस्तांतरित करने की प्रक्रिया जानी जाती है। द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग द डेबिट एंड क्रेडिट आइटम फ्रॉम अ जर्नल टू देयर रेस्पेक्टिव अकाउंट इन द लेजर इज टर्म्ड एज, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पोस्टिंग, यानी खतौनी बोलते हैं। एक जगह से दूसरे जगह अगर हम लोग एंट्री करते हैं, जर्नल से लेजर में अगर कोई अकाउंट का अगर पोस्टिंग करते हैं उसको खतौनी बोला जाता है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा 21 का। 22वें नंबर प्रश्न पूछा गया है कि प्राप्त लेन देन नहीं है, तो उसमें लिखा गया है कि प्राप्त चेक लेकिन अगले दिन जमा किया जाता है को लिखा जाता है, ठीक है। प्राप्त चेक यानी चेक मिला और उसको अगले दिन अगर आप डिपॉजिट करते हैं, रिसिप्ट चेक इज सेंट फॉर कलेक्शन इन बैंक नेक्स्ट डे इज रिटेन इन, तो उसको हम लोग कहाँ लिखेंगे, ठीक है। तो उसको हम लोग लिखेंगे कहाँ, रोकड़ बही के रोकड़ खाने में, इन कैश कॉलम ऑफ कैश बुक, क्योंकि उसको क्लियर होने में थोड़ा टाइम लगेगा, तो इसीलिए उसको हम लोग कैश कॉलम के कैश बुक में ही लिखेंगे, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका, रोकड़ बही के रोकड़ खाने में, इन कैश कॉलम ऑफ कैश बुक, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 22 का ए हो जाएगा, ठीक है। 23वें प्रश्न देख लेते हैं कि 23 नंबर क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है कि बैंक खाते का जमा शेष दिखाता है, यानी क्रेडिट बैलेंस ऑफ बैंक अकाउंट इंडिकेट्स डिपॉजिट विद बैंक, ओवरड्राफ्ट फ्रॉम बैंक, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ दिस। तो क्रेडिट बैलेंस ऑफ बैंक अकाउंट जो है ये बताता है कि बैंक ओवरड्राफ्ट है, ठीक है, कि बैंक अधिविकर्ष बोलते हैं, बैंक से अधिविकर्ष यानी ज़्यादा पैसा निकाला गया है, तो उसको बोलते हैं ओवरड्राफ्ट फ्रॉम बैंक, यानी ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा 23 का, ठीक है। 24वें नंबर प्रश्न पूछा गया है कि बिक्री बही का उपयोग डैश के अभिलेखन हेतु किया जाता है, तो यहाँ पर हो जाएगा कि सेल्स बुक इज़ यूज टू रिकॉर्ड, सेल्स बुक जो है क्या रिकॉर्ड करता है, तो यहाँ पर लिखा है ऑल सेल ऑफ गुड्स, ऑल क्रेडिट सेल्स, ऑल क्रेडिट सेल ऑफ एसेट्स अदर देन गुड्स, ऑल क्रेडिट सेल ऑफ गुड्स। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा माल के सभी उधार विक्रयों को, ऑल क्रेडिट सेल ऑफ गुड्स, यानी ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा 24 का। 25वें नंबर प्रश्न में पूछा गया है कि उधार पर क्रय किए गए माल को डैश में लिखा जाता है, यानी गुड्स परचेज ऑन क्रेडिट आर रिकॉर्डेड इन, यानी इसको परचेज बुक में लिखा जाएगा, सेल्स बुक में लिखा जाएगा, कैश बुक में लिखा जाएगा, जनरल प्रॉपर में। तो उधार पर क्रय, तो उधार जो किया जाता है उसको हम लोग लिखते हैं परचेज बुक में, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 25 का। 26वें नंबर प्रश्न पूछा गया है कि रोकड़ बही के अनुसार अनुकूल शेष का अर्थ है, यानी फेवरेबल बैलेंस ऑफ कैश बुक मीन्स डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक, डेबिट बैलेंस ऑफ पासबुक, क्रेडिट बैलेंस एज पर कैश बुक, यानी नन ऑफ दिस। तो यहाँ पर 26वें नंबर का जो है सही उत्तर क्या हो जाएगा, देख लेते हैं एक बार फिर से क्वेश्चन को। रोकड़ बही के अनुसार अनुकूल शेष का अर्थ क्या है, फेवरेबल बैलेंस ऑफ कैश बुक मीन्स, तो इसका सही आंसर हो जाएगा डेबिट बैलेंस एज पर
कैश बुक यानी रोकड़ बही के अनुसार डेबिट शेष, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 27वें नंबर प्रश्न पूछा गया, पासबुक एक प्रतिलिपि है। अ पासबुक इज अ कॉपी ऑफ, ठीक है, तो पासबुक क्या होता है, कॉपी होता है किसका, बैंक की बहियों में ग्राहक के खाते की, बैंक की बही में ग्राहक की खाते के, अ कस्टमर्स अकाउंट इन बैंक्स कॉपी, बैंक्स बुक, ठीक है। अब पासबुक क्या होता है कि अ कस्टमर अकाउंट इन द बैंक्स बुक, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बैंक की बही में, क्योंकि जो बैंक जो उसमें पासबुक में आप जो है कोई एंट्री नहीं कर सकते हैं, ठीक है। बैंक में जो ट्रांजैक्शन होगा बैंक वाले ही आपको एंट्री करके देते हैं, ठीक है। उसमें आप कैश बुक में अपना एंट्री कर सकते हैं और वो आपके पास रहता है, तो ये एक बस क्या रहता है, एक फोटोकॉपी रहता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, बैंक की बही में ग्राहकों के खाते की, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा 27 का। 28वें नंबर प्रश्न में क्या पूछा है ये देख लेते हैं हम लोग। तो इसमें लिखा है क्षतिपूरक अशुद्धियां मिलान को प्रभावित करती है, कंपेंसेटिंग एरर अफेक्ट द एग्रीमेंट ऑफ द, यानी क्षतिपूरक अशुद्धियां मिलान को प्रभावित करती है, ठीक है। तो यहाँ पर है क्षतिपूरक अशुद्धियां मिलान करती है, तो ये किसमें मतलब मिलान को प्रभावित करती है, तलपट के, चिट्ठा के, दोनों में से किसी को भी नहीं, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर, ना तलपट को इफेक्ट पड़ता है ना बैलेंस शीट में, क्योंकि यहाँ जो एंट्री किया जाता है वो डबल साइडेड एरर होता है, ठीक है। यानी डेबिट और क्रेडिट दोनों में आपका जो यहाँ पर जो अंतर होता है वो दोनों साइड में अंतर हो जाता है, ठीक है ना। जो गलती होता है वो दोनों साइड से होता है, तो इसीलिए ना ट्रायल बैलेंस में इफेक्ट पड़ता है ना बैलेंस शीट में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा नाइदर ऑफ द टू, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्षतिपूरक अशुद्धियाँ बोलते हैं, यानी कंपेंसेटिंग एरर बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद आपको पूछा गया है कि खतौनी करने के क्रम में, खतौनी करने के समय एक शून्य छूटना किस प्रकार की अशुद्धियाँ कही जाएगी। वाइल पोस्टिंग 10 इज मिसिंग विच एरर इज कॉल्ड, भूल की अशुद्धियाँ, हिसाब की अशुद्धियाँ, क्षतिपूर्ति की अशुद्धियाँ या सिद्धांत की अशुद्धियाँ। तो एरर ऑफ ओमिशन या एरर ऑफ कमीशन, कंपेंसेटिंग एरर या एरर ऑफ प्रिंसिपल। एरर ऑफ प्रिंसिपल तब होता है जब आपको, जैसे मान लीजिए कि मशीन अगर आप परचेज कर रहे हैं, परचेज ऑफ मशीन फॉर कैश, तो आपको लिखना चाहिए मशीन टू कैश, तो उसमें अगर आप लिख दिए परचेज टू कैश तो वो हो गया आपका प्रिंसिपल ऑफ एरर। कंपेंसेटिंग एरर मतलब अब गलती कर दी है दोनों साइड से, ठीक है ना। और एरर ऑफ कमीशन का मतलब होता है कि आपको जो अमाउंट लिखना था वो आप गलत कर दिए हैं, और एरर ऑफ ओमिशन मतलब लिखना भूल गए हैं, तो इसको बोलते हैं भूल की अशुद्धि, यानी एरर ऑफ ओमिशन बोलते हैं, यानी ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ठीक है। 29 का 30वें नंबर का पूछा गया, ऑब्सोलेंस मीन्स डिक्रीज इन द वैल्यू ड्यू टू, यानी अप्रचलन का मतलब मूल्य में डैश के कारण कमी होना है, न्यू। तो यहाँ पर जो है बाजार मूल्य में स्थायी कमी, यानी परमानेंट फॉल इन मार्केट वैल्यू, भौतिक टूट फूट यानी वेयर एंड टेयर, समय की समाप्ति पैसेज और रिफ्लेक्शन ऑफ टाइम, या खोज और आविष्कार न्यू इन्वेंशन। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कि अप्रचलन का मतलब क्या होता है कि खोज और आविष्कार, न्यू इन्वेंशन, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 31वें नंबर प्रश्न पूछा गया कि मशीन पर ह्रास डैश तिथि से शुरू हो जाता है। डेप्रिसिएशन ऑन मशीन स्टार्ट्स फ्रॉम द डेट इट इज़ परचेज्ड, यानी इसकी क्रय, इट इज़ पुट टू यूज़, इसके उपयोग में लाए जाने की, इसकी स्थापना, इट इज़ इंस्टॉल्ड, नन ऑफ दिस, यानी इनमें से कोई नहीं। तो ये मशीन पर ह्रास जो है इसके उपयोग में लाए जाने की, यानी इट इज़ पुट टू यूज़, तब से इसमें डेप्रिसिएशन स्टार्ट होती है, स्थिति से शुरू हो जाती है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 32वें नंबर प्रश्न पूछा गया है कि बी के खाता की जगह ए के खाते को डेबिट करना किस प्रकार की गलती है। तो इसमें जो है कुछ ऑप्शन दिया गया है आपका, बी के खाते की जगह आपको क्या लिखना था, ए के खाते को डेबिट करना किस प्रकार की गलती है, यानी डबल साइडेड एरर हो गया, भूल की चूक, यानी ओमिशन नहीं, भूल की चूक तो नहीं हुई है, लेखा संबंधी यानी कमीशन, और सिद्धांत की, या फिर नन ऑफ दिस। तो सिद्धांत यानी प्रिंसिपल का भी गलती नहीं है इसमें, ठीक है। तो ये इसमें क्या हो जाएगा, लेखा संबंधी हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसमें क्या हो जाएगा, एरर ऑफ कमीशन यानी लेखा संबंधी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 33वें नंबर प्रश्न में पूछा गया है कि
कि राम को 500 रुपये की बिक्री की खतौनी उसके खाते में 50 रुपये से की गई है, जिससे प्रभावित होगा। सेल्स टू राम ₹500 पोस्टेड टू हिज अकाउंट एज 50 वुड इफेक्ट। यानी जो आपको एंट्री करना था राम अकाउंट डेबिट टू सेल्स, जो करना था आपको, जो आपको एंट्री करना था राम अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, तो सेल हुआ है 500 का, लेकिन अब राम अकाउंट में लिख दिया है 50, तो ये किसके अकाउंट में वो इफेक्ट डालेगा, ठीक है ना। तो ये विक्रय सेल अकाउंट में, राम अकाउंट में, कैश अकाउंट में, नन ऑफ दिस, तो ये राम के खाते में इफेक्ट पड़ेगा इसका, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 34वें नंबर प्रश्न पूछा गया है कि एक मशीन की मरम्मत पर 10,000 रुपये के व्यय को माना जाएगा। 10,000 रुपीज़ 10,000 स्पेंट ऑन रिपेयर ऑफ मशीन विल बी ट्रीटेड एज, ठीक है। तो मशीन पे जो रिपेयर हुआ है उस पर खर्च हुआ है 10,000 रुपया, तो ये बोल रहा है कि किस तरह का खर्च है, ये पूंजीगत व्यय है कि आयगत व्यय है कि स्थगित आयगत व्यय है, या इनमें से कोई नहीं। यानी कैपिटल एक्सपेंडिचर है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर का मतलब होता है कि एक बार आप मशीन खरीद लिए हैं, उसमें 5 साल तक उसका लाइफ पीरियड है आपका, 5 साल तक के बाद ही आप उसको रिप्लेस करेंगे। तो यानी जो एक बार आप खरीदने के बाद उसका बेनिफिट जो है आप 10 साल तक ले सकते हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं पूंजीगत व्यय, ठीक है। और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का मतलब जो आपको बिजनेस को चलाने के लिए ज़रूरत पड़ता है, जैसे किसी को सैलरी पे करना, अगर मशीन में कुछ खराबी हुआ है तो रिपेयर करना, तो ये आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बोलते हैं इसको, ठीक है, आयगत व्यय बोलते हैं। और डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का मतलब होता है कि इसमें दोनों का ही कॉम्बिनेशन होता है, कैपिटल और रेवेन्यू दोनों, ठीक है ना। तो कैपिटल रेवेन्यू यानी ह्यूज अमाउंट जो है आप इसमें इन्वेस्ट कर देते हैं और उसका बेनिफिट आप कुछ सालों तक लेते हैं, जब तक आपका कॉन्ट्रैक्ट नहीं खत्म हो जाता। जैसे एडवर्टीजमेंट का खर्चा अगर आप बहुत ज़्यादा कर चुके हैं और उसमें जो है, जैसे आप कोई ब्रांड एम्बेसडर को साइन कर लिए हैं कि ये जो गाड़ी बना है इसका एडवर्टीजमेंट करने के लिए आपको 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट दिया गया, लेकिन आपका जो पेमेंट किया गया उसी अकाउंटिंग ईयर में पेमेंट कर दिया गया है पूरा, जो भी उनको पेमेंट करना था, लेकिन उसका बेनिफिट आप 3 साल तक अगर कॉन्ट्रैक्ट लिए हैं तो 3 साल तक यूज़ कर सकते हैं, उसको बोलते हैं डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। लेकिन इसमें क्या है कि रिपेयर ऑफ मशीन जो है यहाँ पर क्या हो जाता है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर यानी आयगत व्यय, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 35वें नंबर प्रश्न पूछा गया कि यदि लागत पर लाभ 25% है तो विक्रय मूल्य पर लाभ डैश होगा। तो विक्रय मूल्य पर क्या लाभ होगा वो आपको चेक करना है यहाँ पर। तो इसका कैलकुलेशन आपको चेक करना है। तो यहाँ पर हो जाएगा 25% प्रॉफिट, ठीक है। तो 25% प्रॉफिट जो होगा तो इसको कैलकुलेट करिएगा आप, सिंपल 25% डिवाइडेड बाई 100 + 25, ठीक है, इंटू 100 हो जाएगा। तो ये 25/125 गुने 100, तो ये 25/125 यानी 20% का हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, 20% हो जाएगा, यानी 35 का ए हो जाएगा। 36 नंबर प्रश्न में पूछा गया है कि एक तिथि विशेष पर सभी संपत्ति और दायित्व का सारांश है, यानी एक्सट्रैक्ट ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी ऑन अ पर्टिकुलर डेट इज, एक पर्टिकुलर यानी विशेष तिथि पर जो बनाया जाता है उसको बोलते हैं हम लोग बैलेंस शीट बोलते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी आर्थिक चिट्ठा। 37वें नंबर प्रश्न पूछा गया, अंतिम खाते में निम्नलिखित में से किसे शामिल किया जाता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंक्लूडेड इन द फाइनल अकाउंट। फाइनल अकाउंट में ट्रेडिंग अकाउंट यानी व्यापारिक खाता, दूसरा है आपका यहाँ पर लाभ हानि खाता यानी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, आर्थिक चिट्ठा यानी बैलेंस शीट, ऑल ऑफ दिस, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर बोला गया तो जो फाइनल अकाउंट में क्या लिखा जाता है, तो फाइनल अकाउंट में ये सभी किया जाता है, ट्रेडिंग, पीएल और बैलेंस शीट, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। 38वें नंबर प्रश्न पूछा गया, प्रत्येक समायोजन का लेखा होना चाहिए, एवरी एडजस्टमेंट रिक्वायर्ड ट्रीटमेंट एज। तो कोई भी एडजस्टमेंट हो उसका डबल एंट्री होता है, ठीक है, यानी 2 प्लेसेस होगा, ओनली 1 प्लेस, 2 प्लेस, मोर देन 2 प्लेस, नन ऑफ द, एक स्थान पर, 2 स्थान पर, 2 स्थान से अधिक पर, किसी भी, तो इसका हो जाएगा 2 स्थानों पर, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। या तो उसका ट्रेडिंग या पीएल दोनों में से कोई एक जगह पे होगा, और बैलेंस शीट में तो कंफर्म है होना ही है। तो एवरी ट्रांजेक्शन हैज़ 2 दो जगह पे उसका 2 प्लेस पे एंट्री होता है, ठीक है, दोनों स्थानों पर। 39 नंबर प्रश्न पूछा गया, यदि अंतिम रहती या तलपट में दिखाया गया है तो यह दिखाया जाएगा, इफ़ क्लोजिंग स्टॉक इज सोन इन द ट्रायल बैलेंस में अगर दिखाया गया देन इट विल बी सोन इन। तो अगर उसको ट्रायल बैलेंस में अगर आपको दिखाया गया है तो क्लोजिंग स्टॉक को आप कहाँ लिखेंगे, बैलेंस शीट में दिखाएंगे, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी आर्थिक चिट्ठा में। और
अंतिम प्रश्न में पहुंच गए हम लोग 40वें नंबर प्रश्न पे। पूर्वदत्त किराया के रूप में दिखाया जाता है, यानी प्रीपेड रेंट इज सोन एज। प्रीपेड रेंट जो होता है वो क्या होता है, करेंट एसेट्स होता है, तो प्रीपेड रेंट को हम लोग लिखेंगे करेंट एसेट्स में, ऑप्शन नंबर ए में। उम्मीद है आपको 40 का 40 क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन समझ में आया होगा, और आगे आपको अकाउंटेंसी के साथ साथ आपको सीए का भी बताएंगे, आपको इकोनॉमिक्स का और ईटीपी, जितने भी आपके सब्जेक्ट्स हैं, इंग्लिश हिंदी जो भी आपका सब्जेक्ट है, सबको एक एक करके आपको वीडियो बना के समझाया जाएगा, एक एक चीज़ बताया जाएगा। ठीक है, उम्मीद है आपको अकाउंट्स का ये वीडियो पसंद आया है। अगर आपको पसंद आया है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें दोस्तों में, अपना लाइक करें, और इसी तरह जुड़े रहे सोनू सर कॉमर्स क्लासेस के साथ। तब तक के लिए राधे राधे दोस्तों।